कल हमने कहा पढ़ा था ना वो कार्डिक वेरिएबल्स थे, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे दीज आर द कार्डिक इक्वेशंस। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने कल भी पढ़ा था, कार्डिक आउटपुट को भी पढ़ा था, स्ट्रोक वॉल्यूम किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी चीजों को हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जितना अच्छा आपने वो पढ़ा होगा उतना अच्छा आपको ये भी समझ आएगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट एड की जो पिक्चर है ना ये इसलिए यहाँ पर ऐड की है ताकि हमें सेपरेटली फर्स्ट एड को रीड ना करना पड़े, हमारा टाइम वहां पर वेस्ट ना हो। यहाँ से हम एक एक लफ्ज को समझेंगे, एक एक लफ्ज के पीछे कहानी क्या है, इंशाल्लाह वो सारी चीजों को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम को, ठीक है जी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे हमने कल भी बात की थी कि सर स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि आपके हार्ट से एक दफा जब आपका हार्ट पंप करता है ना, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूँ, जब आपका हार्ट एक दफा कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना ब्लड वो बाहर निकालता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या हो गया, यहाँ पर नीचे हम डिफाइन करते हैं कि सर स्ट्रोक वॉल्यूम को कल भी हमने डिफाइन किया था कि सर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और जितना ब्लड वो बाहर निकालता है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कल हमें किसी बच्चे ने ऑलरेडी बता दिया था कि सर स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, देखिए मैं आपको अक्सर एक बार बताता होता हूँ, जो भी वर्ड होता है ना उस वर्ड के ऊपर गौर किया करो, आपको आपका आंसर मिल जाता है। एंड डायास्टोल का क्या मतलब है, जब आपके हार्ट ने डायास्टोल कर लिया है ना, मतलब आपके हार्ट में मैक्सिमम रिलैक्सेशन फेज में चला गया है, और रिलैक्सेशन के बाद जितना वॉल्यूम उसके अंदर आता है उसको हम कहते हैं एंड डायास्टोल वॉल्यूम, या हम उसको कहते हैं प्री लोड। आपके हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन फेज के अंदर लेफ्ट एट्रियम में जितना भी ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है उसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्री लोड कहते हैं, ठीक है जी। और सर एंड सिस्टोलिक क्या होता है, अब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को बाहर निकाल देगा, अब कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल करने के बाद जितना ब्लड बाकी बच जाता है उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। लेट्स डिस्कस इट्स वन एग्जांपल। अगर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 100 और आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 40, दोनों को माइनस करो कितना आ गया सर 60, एंड 60 ml इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन। तो एक दफा जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अराउंड कितना 100 ml ब्लड को बाहर निकाल, ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी हमारे पास। आगे आते हैं जी। तो यही फार्मूला उन्होंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपने लिखना है तो आपने साथ इस तरह वेरिएबल्स लिखे लिया करो ताकि ना आपको मैथमेटिक्सली भी ये चीजें आपकी ना प्रूव हो जाए। जब मैथमेटिकली प्रूव हो जाती है ना तो चीज आपको ज्यादा देर तक याद रहे, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम सर हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। आगे आते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए जी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए कि मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम में आपको हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बताता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और कल हमने ये भी बात की थी कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द प्री लोड, डिपेंड्स अपॉन द आफ्टर लोड, ठीक है। ये सारी बातें हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर लोड के लिए वो इरिवर्सिबली कनेक्टेड होगा, और जो हमारे पास प्री लोड होता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है जी। इजेक्शन फ्रैक्शन से पहले अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करूँ ना तो हम कहते हैं आपके हार्ट ने जितना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकाला है, अगर मैं उसकी परसेंटेज ले लूं, आई एम एक्सप्लेनिंग इन सिंपल वर्ड्स, आपके हार्ट ने कॉन्टैक्ट किया, जितना ब्लड बाहर निकाल दिया, अगर उसकी मैं परसेंटेज ले लूं, उसकी मैं फ्रैक्शन ले लूं, उसको हम सिंपल क्या कह देते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कह देते हैं। और इट्स दी एन अदर फॉर्म ऑफ योर स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन या परसेंटेज में कंसीडर करते होते हैं। अगर आप इसकी नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन भी देखोगे ना तो वो 50 to 80 लिखते हैं, कुछ 50 to 70 लिखी जाती है। तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो इतना है ना 60 ml, लेकिन उसको हमने क्वांटिटेटिवली मैयर किया है, इसको हमने देखो क्वालिटी के हिसाब से मैयर किया है 50 to 70%। कहते नहीं कि यार ये चीज ना इतने परसेंट अच्छी है, तो वो परसेंट फ्रैक्शन हम उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आपकी की जो स्टॉक वॉल्यूम है इसकी हम फ्रैक्शन या परसेंटेज को एक्सप्लेन करें तो वो होती है सिंपल इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको आपने ना किसी और चीज के साथ रिलेट नहीं कर देना, अदर फॉर्म ऑफ योर स्टॉक वॉल्यूम। सर जो इजेक्शन फ्रैक्शन है इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जरा ये भी बता दें। इजेक्शन फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप जो क्लिनिकली वर्ड यूज करते हो ना डॉक्टर इम्तियाज, वो हम इजेक्शन फ्रैक्शन का यूज करते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, अगर पेशेंट है ना हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का, हम कहते हैं यार सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 40 से कम है, मतलब ये पेशेंट हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं सर ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है। अगर वो 40 से ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं सर इजेक्शन फ्रैक्शन इसकी प्रिजर्व है, लेकिन स्टिल इस पेशेंट में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और हमने जो ऊपर ये इकोकार्डियोग्राफी आपने करवाई है ना, जो टीई आपने करवाई है, ये टीई के जरिए आप इजेक्शन फ्रैक्शन भी मेजर करते हो। आपने अक्सर देखा हो जब किसी बंदे ने टीई करवाई ना, वो साइडों की तरफ हार्ट फेलियर को अगर आपने मेजर करना है तो वो परसेंटेज लिखी होती है कि इतने परसेंट इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन। तो अगर 40 या 50 से कम है तो हमें लग रहा था ये पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर 50 से या 60 से ऊपर है, इसका मतलब है कि हार्ट इसका सही काम कर रहा है, सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये इस फिजियो को हमने पैथोलॉजी के साथ रिलेट करना होता है। ठीक है जी। इजेक्शन फ्रैक्शन का सर फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम को लो और उसको माइनस डिवाइड कर दो एंड डायस्टोल वॉल्यूम के साथ। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है सर? स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास होता है एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह, अभी आपके सामने ये चीजें सारी क्लैरिफाई होंगी। एंड डायस्टोल वॉल्यूम कितना है सर? 100। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है सर? 40। एंड डायस्टोल वॉल्यूम कितना है सर? 100। आजो जी। 100 - 40 कितना होगा सर? 60 हो गया। और नीचे कितना सर? 100। 1 से 1 गया, 3/5। ठीक है जी। अगर मैं 3 को अंदर रखता हूँ, 5 पे करता हूँ, 5 6 30, तो ये हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी आ गई है सर? इजेक्शन फ्रैक्शन आ गई है 0.6। लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन नहीं कहूंगा अनटिल मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करूं, क्योंकि आपने जब परसेंटेज में निकालना होता है आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर हम देखें इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी आ गई सर? 60% आ गई। तो इस बंदे का जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो कितना था सर? वो 60 ml था। इस बंदे की इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी आ गई है? वो भी आप देख लो कि वो 60% आ गई। तो सिर्फ हमने क्या किया, इसके साइंस चेंज किए हमने, क्वांटिटी को क्वालिटी के साथ रिलेट कर दिया। स्ट्रोक वॉल्यूम 60 ml, इजेक्शन फ्रैक्शन 60% सर इसका हार्ट काम कर रहा है। ठीक है सर, इट मीन्स सर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर इस पेशेंट में, इट मीन्स सर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर इस पेशेंट। जी जी, मतलब इस पेशेंट में नहीं, देखो इसका तो 60% आ गया ना, ये तो नॉर्मल है। जिसका मैंने कहा 40 से कम होता है ना, ये हमारे पास स्केल होता है पूरा। ये 40 को ना इंटरनेशनली क्लासिफाई किया जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन को। अगर 40 से कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगर 40 से ज्यादा है तो वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि स्टिल जो हमारे पास है ना इजेक्शन फ्रैक्शन कम है लेकिन 40 से कम नहीं है, तो ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है जिसमें कम होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कम। डायस्टोल के अंदर आपको पता ही है, डायस्टोल के अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन इतनी नहीं गिरती। तो ये था बच्चे जो दूसरी हमने डिफाइन की है, कौन सी सर? इजेक्शन फ्रैक्शन को। अब देख लो, तो सर यही अगर फार्मूला था जिसको मैंने नीचे तो सर जाके अगर कोई। इस पेशेंट का 60 आ रहा है तो इट्स मीन के डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है ना, अगर अगर ये पेशेंट है। हम्म। नहीं नहीं, हम नॉर्मल फिजियोलॉजी सर की अगर बात ये करें। फॉर एग्जांपल, तो सर बोले बोले। इसमें मतलब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम्म। आपने कहा कि 40 से इंक्रीज हो रहा है तो वो डायस्टोलिक होगा, तो इट्स मीन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ब्रदर 40 से इंक्रीज का मतलब हमने ये कंसीडर नहीं कर लेना कि सर 90 हो गए। 40 से मतलब होता है 50 तक का सीन। 40 से 50 के दरमियान है तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। 50 से अगर ऊपर इजेक्शन फ्रैक्शन है ओके बंदा ठीक होता है, परेशानी हो जाए ना अपनी, ये 40 से 50 होता है। ओके सर तो ओके वो चूंकि, जी ओके। जी ठीक है। हाँ जी। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है सर? इज एन इंडेक्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये मेडिकल का शायद एक एमसीक्यूज भी है कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ये आपकी क्या होती है? इंडेक्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कि आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है, ये इजेक्शन फ्रैक्शन बताता है। मैंने आपको उसने तो परसेंटेज लिख दी है कि अगर 40% लिखा है ना, इसका मतलब यार जो हार्ट है ना वो सही से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन में लिख देता हूँ 60%, आप सिर्फ 60% को देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार लेफ्ट वेंट्रिकल इसका क्या कर रहा है, सही से कॉन्टैक्ट कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इसका क्या है, ठीक है।
इसकी फ्रैक्शन ठीक आ रही। तो इसीलिए इजेक्शन फ्रैक्शन को इंडेक्स लिखा जाता है किस चीज का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन देख के आप उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बता सकते हो। 50 से कम है मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है, अगर 50 से ज्यादा है मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी ठीक है। ठीक है जी। सर स्ट्रोक इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम। वेंट्रिकुलर डिक्रीज इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ये देख लो आप, मैंने आपको अभी बात बताई है ना कि जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है ना उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, यूजुअली नॉर्मल इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है ना उनके अंदर हमारे पास जो यूजुअली ये नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है। ठीक है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है सर, 40 से 50 से लेकर 70 तक, 50 से लेकर 70 तक। इसके आगे आपने जो मैंने आपको 40 वाला बताया ना फार्मूला, वो जरूर याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई। अगर आप सिर्फ 40 को याद रखोगे ना तो आपने कहना यार 40 से कम आ रही है ना, तो मतलब ये सिस्टोलिक, मतलब इसका हार्ट बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा। 40 से ऊपर है मतलब ठीक है यार, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर फिर भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। क्योंकि जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, मैंने आगे जाकर आपको बताऊंगा हार्ट फेलियर वाले टॉपिक के अंदर, इसके अंदर पेशेंट का जो हार्ट होता है ना फुली रिलैक्स नहीं कर पाता, लेकिन उसमें जितना ब्लड आता है ना वो कॉन्टैक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर फैज, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के ओके अंदर सर, ओके। कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रिजर्व होती है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रिजर्व होगी तो आपकी जो इजेक्शन जी। फ्रैक्शन है ये क्या बताती है, इंजेक्शन फ्रैक्शन इज द इंडेक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक है, तुम्हारे पास इजेक्शन ओके फ्रैक्शन सर। भी ठीक रहेगी। बात आपको समझ आई? हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सरसाइज जो बंदा कर रहा है उसकी कार्डिक आउटपुट कम होगी या ज्यादा होगी। अगर कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रही है तो उससे क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये जो दो तीन मैं फार्मूले आपको अक्सर लिखवाता हूँ ना, जैसे ब्लड प्रेशर का हो गया जी मैडम, सब क्या फार्मूला होता है ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बता। मैडम सबा नहीं आई क्लास में, आई थिंक वो क्लास में नहीं है इस वक्त। ठीक है, ब्लड प्रेशर का फार्मूला होता है कार्डिक आउटपुट को अगर आप मल्टीप्लाई करो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस के साथ, तो ये होता है ब्लड प्रेशर का फार्मूला। बच्चे ये लिखते जाओ, ये आपने कभी भी नहीं भूलने। दूसरा जो फार्मूला आपने याद करना है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन का। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोल वॉल्यूम। ठीक है, ये फार्मूला सर आपने याद रखना है, काफी एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करेगा। तीसरा फार्मूला दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस फार्मूला इन रेड। ठीक है जी, कार्डिक आउटपुट सर डिपेंड करती है हमारे पास पेशेंट के अंदर हार्ट रेट कितनी है और पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं हार्ट रेट के साथ तो इसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। क्या हो गया सर हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे हार्ट रेट के साथ तो ये होती है कार्डिक आउटपुट। लेकिन सर कार्डिक आउटपुट को जरा सिंपल वर्ड्स के अंदर बताएं, तो मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर ना इस तरह कहता होता हूँ। देखें डॉक्टर साहब, बात के ऊपर गौर करना है आपने, अगर एक दफा हार्ट ने कॉन्टैक्ट करके जो ब्लड बाहर निकाला उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक दफा कॉन्टैक्ट किया है। अगर मैं कहता हूं कि सर अगर मेरा हार्ट 1 मिनट तक कॉन्टैक्ट करता रहे और 1 मिनट के दौरान जितनी दफा उसने कॉन्टैक्ट किया है और जितना ब्लड उसने बाहर निकाला है, फिर मैं उस चीज को क्या कहूँ, तो उसी चीज को हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। एक दफा कॉन्टैक्ट किया तो स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट के अंदर जितनी दफा कॉन्टैक्ट करके जो ब्लड बाहर निकाला है इसको मैं उसकी कहूंगा कार्डिक आउटपुट। मतलब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम एक दफा कितना हो गया, एक दफा में स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया है 60 ml। अब 60 ml आपने देखना कि आपका हार्ट कितनी दफा कॉन्टैक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके हार्ट ने ना पूरे मिनट के अंदर ना 10 दफा कॉन्टैक्ट किया, 60 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 600। तो आपकी कार्डिक आउटपुट कितनी आएगी, 600 ml आएगी। मैं यहाँ पर वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ कि सर जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है आपने हार्ट रेट के साथ। लेट्स सपोज आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है 60 और आपकी हार्ट रेट हम कितनी ले लेते हैं, हार्ट रेट 60 to 100 नॉर्मल होती है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ 60। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 से 36, तो ये हमारे पास बनती है 600 ml। तो भाई 1 मिनट के अंदर
आपने क्या किया, 3600 ml ब्लड को हार्ट से बाहर निकाला है। इसको मैं कहूंगा कार्डिक आउटपुट। एक दफा कॉन्टैक्ट करके जितना ब्लड निकालेगा सर, स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट के अंदर कॉन्टैक्ट करके जितना ब्लड बाहर निकालेगा, दैट इज कॉल्ड द कार्डिक आउटपुट। अक्सर स्टूडेंट स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट के दरमियान उनको कंफ्यूजन होती है, और मैं नहीं चाहता कि आइंदा ये कंफ्यूजन आपकी रहे। 1 मिनट कॉन्टैक्ट किया, स्ट्रोक वॉल्यूम जो 60 ml, 1 मिनट में जितनी दफा कॉन्टैक्ट करके बाहर ब्लड निकालेगा, दैट इज अ कार्डिक आउटपुट। अब आप कहते हो सर, ये जो हार्ट रेट होती है ये तो वैरी भी करती रहती है, बाजू का कम होती है, बाजू का ज्यादा होती है। तो यस, हार्ट रेट आपकी भी वेरीफाई वेरी वेरी करती है। लेकिन लेट्स सपोज एक मेरे पास पेशेंट है, पेशेंट तो नहीं मैं कहूँगा, नॉर्मल बंदा है। वो क्या करता है, वो एथलीट है। वो बंदा क्या है सर हमारे पास, एथलीट है। अब आपको पता है एथलीट से, अब वो एथलीट जो बंदा है ना, वो एक्सरसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है सर, एक्सरसाइज कर रहा है। अब एक्सरसाइज के दौरान आपको पता क्या होती है, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम भी वैसे इंक्रीज होता है, आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज। लेट्स सपोज आपने भागना शुरू कर दिया स्पीड के साथ, जब आप भागोगे तो आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैं कहता हूँ कॉन्ट्रेक्टिलिटी आपकी होगी है 100, हार्ट रेट आपकी 100 होगी। अब मैं 100 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा, 6000 ml। तो इससे सर हमें ये बात पता चली है कि जितनी दफा हार्ट ज्यादा, अगर हार्ट की हार्ट रेट ज्यादा होती है, मेरा हार्ट ज्यादा दफा कॉन्टैक्ट करता है, तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई पेशेंट है मेरे पास हार्ट फेलियर का, उसका हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो सर उसकी फिर कार्डिक आउटपुट कैसी होगी। भाई अगर आपके पास हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो जो उसकी हार्ट रेट होगी वो कम होगी। मैं कहता हूँ कि सर उसकी जो हार्ट रेट है, वो हम कोई कर लेते हैं, वो उसका हार्ट सिर्फ क्या करता है, 40 टाइम कॉन्टैक्ट करता है। अब 40 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 600 से, ये कितना बना चाहिए, 24, ये 2400 ml, 2400 ml। तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है सर, तकरीबन 2400 ml ब्लड उसका 1 मिनट के अंदर बाहर निकल रहा है, दैट इज अ कार्डिक। तो अगर आपका हार्ट ज्यादा दफा कॉन्टैक्ट करता है 1 मिनट के अंदर, वो ज्यादा ब्लड को बाहर निकालेगा, तो आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। अगर वो कम कॉन्टैक्ट करता है और कम ब्लड को बाहर निकालता है, तो उसकी कार्डिक आउटपुट क्या होगी, कम होगी। अगर कार्डिक आउटपुट कम आ रही है, इसका मतलब कि भाई इसके हार्ट के अंदर कोई ना कोई मसला है, मे बी देयर इज अ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर आपको कार्डिक आउटपुट की समझ आनी चाहिए। देखें कार्डिक आउटपुट, मैं फिर कह रहा हूँ, ये 3 4 फार्मूले याद रखें बच्चे। कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या है, कार्डिक आउटपुट डिपेंड अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज है तो बच्चे कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तो कार्डिक आउटपुट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको हमेशा याद रखें। अगर मैं इसकी रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल दूं, वही मैं आपको बार बार एथलीट वाली एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो ज्यादा स्पीड से भागते हैं, उसकी हार्ट रेट भी ज्यादा होगी। हार्ट रेट ज्यादा, तो सर कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी बंदे के अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्या होता है सर हमारे पास, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब नॉर्मली उसके हार्ट के अंदर 100 ml ब्लड आ रहा है, आपने उसको बाहर से आईवी फ्लूइड्स दे दी है। अगर आप आईवी फ्लूइड्स दोगे ना, आपका वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा। वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, राइट एटीएम में ज्यादा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा ब्लड, जो पल्मोनरी वेन्स हैं जो लेफ्ट एटीएम में ब्लड लेके आएंगे वो भी ज्यादा होगा, लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ज्यादा ब्लड आएगा। अगर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो अक्सर आपने देखा होगा, जिन पेशेंट्स को हेमरेजिक शॉक होता है, मतलब कि ब्लड उनका लॉस हो जाता है, उन बंदों के अंदर जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका उनका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही आप उसको आईवी फ्लूइड्स देते हो, मतलब आपने ब्लड देना है, प्लाज्मा देना है, जो भी आपने ब्लड प्रोडक्ट देनी वो दोगे, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, एट द एंड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाए। ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाता है, वो फैक्ट ये है कि सर हमारे पास जो एथलीट्स होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हमें कार्डिक आउटपुट एथलीट्स जो होते हैं उनके अंदर हार्ट रेट ज्यादा वेरी करती है ना, उनके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर ना कार्डिक आउटपुट किन किन चीजों के ऊपर, कौन कौन सी फेज के अंदर क्या करती है, डिपेंड करती है, ये हमने यहाँ पर ना थोड़ा सा डिस्कस करना है। एक पेशेंट है, मैं पेशेंट नहीं कहूंगा, एक पर्सन है, एथलीट है। अब वो जा रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के ऊपर। पहले उसने क्या किया था, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। पहले उसने क्या किया, वॉक कर रहा है,
वॉक के बाद हम चले कहते हैं उसने ना जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता है जॉगिंग में बंदा ना थोड़ा तेजी से भागता है या तेजी से चलता है। उस दौरान क्या होता है, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये भी इंक्रीज होता है। ये मैं बात कर रहा हूं जब आप जॉगिंग कर रहे हैं या वो एथलीट जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उस दौरान आपकी हार्ट रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब आप जॉगिंग स्टार्ट करते हो ना बच्चे, तो आपकी हार्ट रेट जो कार्डिक आउटपुट होती है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये आपके हार्ट रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज, हार्ट रेट भी इंक्रीज, और आपकी कार्डिक आउटपुट क्या होगी, दोनों इंक्रीज होगी। इसके ऊपर मैं रेड निशान लगा रहा हूं कि इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर जो आपकी कार्डिक आउटपुट है ना, वो डिपेंड करेगी एट द स्टार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज और एट द स्टार्ट ऑफ योर रनिंग, जिसको मैंने आपको एग्जांपल दी जॉगिंग कर रहे हो। लेकिन अब आपने ना उस एथलीट ने स्पीड के साथ भागना शुरू कर दिया। जब स्पीड के साथ भागेगा ना, मतलब कि बहुत स्पीड के साथ भागता है, उस दौरान आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। उस दौरान आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, मैडम आप किसी और तरफ बात लेके जा रहे हो, मैं आपको एंड के ऊपर ये जो आप ब्रेडिकार्डिया वाले जा रहे हो ना, वो रिफ्लेक्स होता है, वो वेगस नर्व की एक्टिवेशन की वजह से होता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये सिंपल फिजियोलॉजी पहले समझे। अब आपने स्पीड के साथ जब एथलीट ने भागना शुरू कर दिया, अब देखें, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, जब आप स्पीड के साथ भाग रहे हो वो इंक्रीज नहीं होगा। आपके हार्ट की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ आपके हार्ट के अंदर अगर नॉर्मली 100 ml ब्लड आ रहा है ना, तो इसकी एक कैपेसिटी भी तो होगी ना। कैपेसिटी इसकी क्या है कि इसमें मैक्सिमम 140 ml ब्लड आ सकता है, मैक्सिमम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 140 ml से ज्यादा ब्लड तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि सर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो एक लिमिट के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पहले 100 था, फिर मेरे पास मतलब पहले 60 था, फिर 80 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 120, 140, मतलब 140 के ऊपर जाकर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, रुक जाता है। अब ये ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। फिर उसके बाद जो आपकी कार्डिक आउटपुट है ना, मतलब आप बिल्कुल 100 ml की स्पीड के ऊपर जा रहे हो, आपका फिर जो कार्डिक आउटपुट है स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो हार्ट की कैपेसिटी होती है, आपका हार्ट उतना ही ब्लड को बाहर पंप कर सकते हैं। फिर कार्डिक आउटपुट सोलिली या ओनली डिपेंड करेगी हार्ट रेट के ऊपर, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर कार्डिक आउटपुट डिपेंड नहीं करेगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जब एथलीट्स रनिंग फुल स्पीड के साथ रनिंग कर रहे होते हैं, तो जो उनकी कार्डिक आउटपुट होती है वो सिर्फ हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा लिमिट इंक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन आप अपने हार्ट की जो रेट है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो रेट है, उसको जितना चाहो इंक्रीज करवा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप जितनी कितनी स्पीड के साथ भाग रहे हो। तो एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ मतलब कि जो आप फास्टली रन कर रहे हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फास्ट रनिंग। तो फास्ट रनिंग के दौरान जो आपकी कार्डिक आउटपुट एथलीट की, वो डिपेंड करती है ओनली हार्ट रेट, नॉट ओनली स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर सिर्फ स्टार्ट करने डिपेंड करती है। अब आए बच्चों ऊपर, सर कार्डिक आउटपुट देखो, ये जो क्यू लिखा हुआ है ना, ये कार्डिक आउटपुट का नया निशान है। कार्डिक आउटपुट जहाँ पे क्यू भी लिखा हो तो इसका मतलब ये कार्डिक आउटपुट है। ये डिपेंड कर रही है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। हार्ट रेट ज्यादा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा। हार्ट रेट कम, कार्डिक आउटपुट कम। जैसे कि हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है, ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, हार्ट रेट कम होती है। अब ब्रेडिकार्डिया के हमारे पास कई रीजन हो सकते हैं कि किसी भी बंदे का जो हार्ट रेट है वो कम क्यों होती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि आप उस पेशेंट के अंदर हार्ट रेट को कम कर देते हैं। लेट्स वो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्या है सर, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, और उनकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में से एक है मेटाप्रोलोल। चलें, एक है मेटाप्रोलोल। अब गलती से उस बंदे ने क्या किया कि अगर वो नॉर्मली, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मली वो 100 mg ड्रग लेता है ना मेटाप्रोलोल की, तो उसने गलती से क्या किया सर, 500 mg ले ली। 500 mg उसने क्या किया, मेटाप्रोलोल ले लिया। अगर वो 500 mg मेटाप्रोलोल लेगा, तो उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट उसकी डिक्रीज। अगर उसकी हार्ट रेट डिक्रीज होगी, तो इस पेशेंट के अंदर बच्चे क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, हार्ट रेट कम, इस बंदे का जो कार्डिक आउटपुट कम, कार्डिक आउटपुट कम होगी, उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी,
उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, पेशेंट सिनकॉप में जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इवन अगर ज्यादा देर तक रहता है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि इसकी कार्डिक आउटपुट कम हुई है, कार्डिक आउटपुट कम है मतलब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है मतलब उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। इसलिए ये सारी आपकी जो फिजियोलॉजी ना, ये फार्मा के साथ भी रिलेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछूं कि सर जो मेटाप्रोलोल है ये क्या करती है सर, मेटाप्रोलोल बीटा वन रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। अब आपने मुझे जल्दी जल्दी बताना है कि इस पेशेंट का, जिस बंदे ने ज्यादा बीटा ब्लॉकर ले लिया, मेटाप्रोलोल ज्यादा ले लिया है, इस पेशेंट के साइक्लिक एएमपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कम ऑन स्टूडेंट्स, अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर से किसी पेशेंट में टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो जब टॉक्सिसिटी होगी तो भाई इसका साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी बता दो। डॉक्टर फैज कह रहे हैं सर डिक्रीज होगा, एनीवन एल्स, मुसफ़ा कह रही कम, सदका कह रही है कम, ठीक है जी। यास्मीन कह रही है कम, आईफोन वन भी कह रहा है कम। वेरी गुड। कि सर हमने कल ही तो बात की है कि जब आपके पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, साइक्लिक एएमपी ज्यादा होती है, साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा, कैल्शियम का जो इंट्रासेलुलरली कैल्शियम है वो ज्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ऊपर से बीटा वन रिसेप्टर इनहिबिट हो जाए तो मेरे पास इंट्रासेलुलरली साइक्लिक एएमपी कम हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी यूएसएमबी का। लेकिन बच्चे, मेटाप्रोलोल को ट्रीट करने के लिए आप कौन सी, अगर किसी पेशेंट में मेटाप्रोलोल की टॉक्सिसिटी हो, कौन सी ड्रग देते हो इसको, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। मेटाप्रोलोल की टॉक्सिसिटी हो जाए, पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो जाए, इवन दो हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, जल्दी बताएं। मेटाप्रोलोल की एंटीडोट कौन है, एड्रीनालिन? नॉट एट ऑल। बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट एड्रीनालिन नहीं। एट्रोपिन नहीं, नहीं नहीं, हाइपोटेंशन में देते हैं। और मतलब हार्ट रेट जब, आईवी फ्लूइड्स डॉक्टर फैज नहीं। डॉक्टर फैज मेटाप्रोलोल की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए आप ग्लूकागोन देते हो, ग्लूकागोन। हाउ यू फॉरगेट सदका अबाउट दिस ग्लूकागोन, हमने कितनी दफा एंडोक्राइन के अंदर डिस्कस किया था। तो बच्चे, बीटा ब्लॉकर से अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, हार्ट रेट कम हो जाए, कार्डिक आउटपुट कम हो जाए, आपने उस पेशेंट को ग्लूकागोन देंगे। अब क्वेश्चन यूवर्ड के अंदर ये भी आया हुआ है कि ग्लूकागोन देने की वजह से आपकी साइक्लिक एएमपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, अब बताएं मुझे, क्या साइक्लिक एएमपी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ग्लूकागोन देने से, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। सानिया का कहना है कि नो सर, मुसफ़ा का कहना है ज्यादा है, आगे और कोई। ग्लूकागोन देने की वजह से साइक्लिक एएमपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैडम मुसफ़ा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्लूकागोन देने की वजह से साइक्लिक एएमपी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि देखो ग्लूकागोन पता क्या करता है, जाके बीटा ब्लॉकर को रिप्लेस कर देता है, उसको कहता है चल भाई हट जा, जो हमारे पास बीटा एडिनिन रिसेप्टर्स को काम करने थे। तो एपिनेफ्रीन कहाँ पे लगेगा, बीटा वन पे। बीटा वन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात आप यहाँ पर याद रखनी है, यूवर्ड के दो एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो गए हैं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब यही बातें हम यहाँ पर करते हैं। एक छोटा सा है फिक प्रिंसिपल, कहीं पर पूछा नहीं गया, लेकिन ये इसके बारे में भी हम बता दें। ये ऑक्सीजन की कंजप्शन की बेस के ऊपर ना कार्डिक आउटपुट की ये फार्मूला देता है। वो कहता है, जो एक फिक साइंटिस्ट था उसने अपना प्रिंसिपल दिया, उसने कहा सर एक तो आप कहते हैं ना कि कार्डिक आउट डिपेंड अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, लेकिन कार्डिक आउटपुट एक और चीज के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। वो क्या, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, कि मतलब जितनी ऑक्सीजन को आपने कंज्यूम किया है आपने वो लेनी। क्या किया सर, जितनी ऑक्सीजन को आपने कंज्यूम किया है वो ले लो, और उसको आप मतलब डिवाइड कर दो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट के ऊपर एंड वीनस ऑक्सीजन कंटेंट के ऊपर। और आपको पता है ये तो हम निकाल ही सकते हैं। आपका जो आर्टीरियल ऑक्सीजन मतलब आर्टरी एबीजी आपने करवानी है, उसके अंदर आपने आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट देख लिया, मतलब कितनी ऑक्सीजन है वहां पर। फिर आपने वेन लेनी है, और वेन में से वीनस ब्लड लेना है, वीनस ब्लड के अंदर आपने देखनी है कितनी ऑक्सीजन है। उन दोनों को फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि सर कार्डिक आउटपुट है ना, जो फिक प्रिंसिपल कहता है रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन है। लेट्स सपोज आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन है, मैं कहता हूँ 100 मॉलिक्यूल पर मिनट, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, लेट्स सपोज 100 है। आपका जो वीनस ऑक्सीजन कंटेंट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये है 40।
ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं, इसको सॉल्व करें, 60, 100, वन वन से गया, 5/3, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है कार्डिक आउटपुट, ये अराउंड 3 और 5, 5 को अंदर रखा, 3 5 15 3 तकरीबन, चलो क्या 60 आ रहे हैं। अब मैथमेटिकली जो भी आता है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। लेकिन सिर्फ आपको ना समझाने के लिए मैंने बताया कि ये ना इस तरह, ये फिक प्रिंसिपल ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, ये फार्मूला आप सिंपल याद कर लो। कहीं पर वैसे एज इट यूज नहीं हुआ, अगर यूज होगा तो बच्चे वो आपको रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, वो आपको उसकी अमाउंट देगा, आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट की अमाउंट देगा, वीनस ऑक्सीजन कंटेंट की अमाउंट देगा, आपने उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आते हैं दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट है सर, यही जो मैंने आपको बताया कि इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि जब आप जॉगिंग कर रहे हो, कार्डिक आउटपुट मेंटेन बाय हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उस दौरान जो कार्डिक आउटपुट होती है वो आपके हार्ट रेट से और स्ट्रोक वॉल्यूम से मेंटेन होती है। लेकिन जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, मतलब इन लेटर स्टेजेस, कार्डिक आउटपुट मेंटेन बाय हार्ट रेट ओनली, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है ये प्लेटू, मतलब ये सेम रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज नहीं होता। जब आप क्या करते हो, इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, मतलब वो एथलीट बड़ी स्पीड के साथ भाग भाग रहा है, 100 ml, मतलब कि 100 km/h की स्पीड से वो भाग रहे हैं, तो फिर उसकी जो कार्डिक आउटपुट होगी वो जस्ट डिपेंड अपॉन द हार्ट रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी। दूसरा वो लिखता है सर, डायास्टोल इज शॉर्टेंड विद इंक्रीज हार्ट रेट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो आपके हार्ट को डायास्टोल या रिलैक्स करने का टाइम कम मिलता है, इसलिए जितनी ज्यादा हार्ट रेट होगी उतना ज्यादा डायास्टोल कम होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इंक्रीज हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग टाइम, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। तो वो यही बात कह रहे हैं कि सर अगर हमारी हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए ना, तो उसकी वजह से आपकी कार्डिक आउटपुट कम भी हो सकती है। ठीक है, जैसे देखो, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है ना, आपका हार्ट स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर, इतनी स्पीड के साथ उसने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है कि अब आपके हार्ट को डायास्ट्रोल या रिलैक्स करने का मौका नहीं मिल रहा। जब इसको मौका नहीं मिलेगा, इसके अंदर ब्लड ही नहीं आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट आपकी कम हो जाती है। इसकी सिंपल एग्जांपल दूं आपको, आपने देखा होगा एटीएल फ्लटर में, कह सकते हैं सर, नहीं ब्रदर, एटीएल फ्लटर के अंदर देखो, एटीएल फ्लटर से आपके पास जो एटीएल होता है ना वो फुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर आप यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं ना एटीएल फिब्रिलेशन, क्योंकि फिब्रिलेशन में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, फ्लटर में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होती है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड तो आ रहा होता है। तो जो डायस्टोल डिपेंड करता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, आप मेरी बात से मतलब कि मुतमईन हो जाएंगे। देखो, आपने देखा होगा कि अक्सर जो एथलीट्स होते हैं ना, मतलब कि जब वो बहुत तेज भागते हैं ना, अक्सर उनकी डेथ भी हो जाती है। आपने सुना होगा, वो या तो हार्ट उनका ब्लॉक हो जाता है, जैसे ये इधर सदका बात करी थी ब्रैडिकार्डिया की, तो सदका उनके अंदर जो वेगस स्टोन है ना वो बढ़ जाती है, वो ब्रैडिकार्डिया भी उनके अंदर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि देखो, अगर आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपकी लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड ही नहीं आ रहा, तो पेशेंट के अंदर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं आएगा, कार्डिक आउटपुट जीरो हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाती है इस केस के अंदर। जी हम बात करें एक्सट्रीम कंडीशन की, एक्सट्रीम कंडीशन की, जैसे वो हमारे पास कौन, क्या नाम है यार उस एथलीट का, बोल्ट है आई थिंक। देखिए वो जितनी स्पीड से वो बोल्ट भागता है ना, आप कह रहे हो कि इतनी, उससे अगर कोई ज्यादा स्पीड से भागेगा ना, फिर उसके अंदर इतनी हार्ट रेट हो जाएगी कि डायस्टोल जीरो हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जीरो, उस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट जीरो, और उसकी सडन डेथ हो जाएगी। ठीक है, आपने वेट लिफ्टर के अंदर भी ये चीज देखी होगी कि अक्सर वेट लिफ्टर का हम सुनते हैं कि यार उनकी डेथ हो गई है, तो यही होता है कि उनका डायस्टोल फिलिंग टाइम कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसी उनकी हाइपरट्रॉफी भी होती है हार्ट की, उसको हम कहते हैं इंटेंस एक्सरसाइज। तो ये सिंपल सी बातें थी, आपने ऊपर याद रखनी है। लेट्स कम्स टूवर्ड्स माय वन ऑफ फेवरेट टॉपिक, दैट इज द पल्स प्रेशर। भाई ये मुझे बड़ा पसंद है पल्स प्रेशर, अभी मैं आपको बताता हूँ ये मुझे क्यों पसंद है। सर सबसे पहले तो पल्स प्रेशर होता क्या है, हम इसको समझते हैं। पल्स प्रेशर होता क्या है, पहले हम इस चीज को समझते हैं यहाँ पर, फिर समझते हैं कि पल्स प्रेशर इंक्रीज कैसे हो सकता है, पल्स प्रेशर डिक्रीज कैसे हो
सकता है, ये बड़ा मतलब कि मजे का टॉपिक है। और आज इंशाल्लाह आपको काफी सारे नए कंसेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। पल्स प्रेशर, हम कहते हैं सर द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। कि अगर आपका मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लूं, कितना होता है सिस्टोल? सर सिस्टोल होता है 120 नॉर्मल, जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो कि आजकल तो 125 130 को नॉर्मल समझा जा रहा है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है डॉक्टर साहब 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 40। दोनों को मैं सॉरी 40 कह दिया, 80। तो 120 में से मैं 80 निकालूं तो कितना बचता है सर? 40। तो ये जो मेरे पास 40 होता है, ये नॉर्मल पल्स प्रेशर है। 40 क्या है सर हमारे पास? नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। तो इसको मैं लिखता हूँ डबल पी। 40 सर आपके पास होता है नॉर्मल पल्स प्रेशर। अगर हाँ हमारे पास 40 से कम या 40 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि पल्स प्रेशर या ज्यादा होगा या पल्स प्रेशर उस पेशेंट का कम होगा। आते हैं सर, इसको डिफाइन करते हैं हर चीज को अलग अलग। इसकी डिटेल में जाने से पहले ना मैं आपको दो तीन फैक्टर बता देता हूँ, ताकि ये जो हमारा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो, आपने ना हमेशा इन दोनों फैक्टर्स को समझना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। अगर मेरे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बात एक एक समझनी है आपने। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका इंक्रीज होता है, समझे, लेट्स सपोज 140 हो गया है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेरे पास सेम रहता है, मतलब वो इंक्रीज नहीं हो रहा। इसको हम अगर सॉल्व करें, ये कितना बनता है? 60 मिलीमीटर मरकरी। तो अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपके पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पहली बात ये ठीक हो गया, मैंने आपके सामने वेरीफाई भी कर दिया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है सर? दूसरा मैं कहता हूं पल्स, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो ठीक रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा। एक पेशेंट है जिसका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो गया। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका क्या हो गया सर? डिक्रीज होगा, मतलब पेशेंट के अंदर सीवियर वैसोडाइलेशन होती है। तो अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, आप देखोगे स्टिल पल्स प्रेशर इंक्रीज है। स्टिल जो पल्स प्रेशर आप देखो 60 आ रही है ना, चाहे हमने इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम किया है। तो दो बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगर आप इनको याद रखोगे तो इंशाल्लाह मुझे इस कंसेप्ट को समझाने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैं फिर लिखता हूँ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगी। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो मेरे पास जो पल्स प्रेशर है, ये पल्स प्रेशर भी इंक्रीज। इस बात को आपने अच्छे से समझ लेना। अगर ये बात क्लियर है ना, इसका मतलब है जितने भी फैक्टर्स हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वो आपका पल्स प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे। जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो आयोटिक रिगर्गिटेशन है, चाहे वो अनीमिया है, चाहे वो टैकीकार्डिया है, जितने भी, चाहे वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर है, और सॉरी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। दो चीजें आपने याद रखनी है कि आप यहाँ पर, मैंने वही डिफाइन भी किया ना, ये देखो 60 यहाँ पर भी आ रहा है, ऊपर भी 60 आ रहा है, हालांकि यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जी इंक्रीज, पल्स सर। प्रेशर इंक्रीज। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज, पल्स प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। अब जितने फैक्टर इन दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, वो आपके पल्स प्रेशर को भी चेंज करेंगे। मैंने आपको सिंपल बता दिया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, पल्स प्रेशर इंक्रीज। अब आपने वो तमाम फैक्टर सोचने हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज हो सकता है। आपका क्या ख्याल है, आप कैसे कैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं? जी डॉक्टर। सर हाइपरथायराइडिज्म। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म से कैसे होगा इंक्रीज? सर T3 और T4 की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वैसोडाइलेशन करवाएंगे। हम्म। ब्रदर, T3 और T4 जो करेंगे वो बीटा वन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, चले, मतलब ये आपको ये बात समझ आ गई ना? मैं डिफाइन करता हूँ सारी चीजों को, परेशान नहीं होना आपने। सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखना है, सिस्टोलिक इंक्रीज पल्स प्रेशर इंक्रीज, डायस्टोलिक डिक्रीज पल्स प्रेशर इंक्रीज।
और उन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, पल्स प्रेशर क्या है सर? पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से अगर मैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को निकाल दूं तो ये मेरी क्या होगी? पल्स प्रेशर होगा। ठीक है। पल्स प्रेशर के लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं, नैरो पल्स प्रेशर एंड वाइड पल्स प्रेशर। क्या टर्म यूज करेंगे सर? नैरो पल्स प्रेशर एंड वाइड पल्स प्रेशर। वाइड का मतलब है पल्स प्रेशर इंक्रीज होना। जो हमारी ज्यादातर बुक्स ना ये वाइड का वर्ड यूज करते हैं। तो जहां पर वाइड लिखा मतलब पल्स प्रेशर इंक्रीज, जहां पर वर्ड लिखा हो ना नैरो पल्स प्रेशर, इसका मतलब है कि वो पल्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, ये काफी बार बार लिखे होंगे बुक्स के अंदर। एक चीज हमें वो कहते हैं कि सर जो आपका पल्स प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैंने आपको वही बता दिया, देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका बनता है ही स्ट्रोक वॉल्यूम से। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तो हमारे पास पल्स प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगी। वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कॉम्प्लायंस। आर्टीरियल कॉम्प्लायंस डॉक्टर साहब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो स्टिल पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। आज ही आज आज मैंने आपको अभी बताया, देख लें आपकी आंखों के सामने कि सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज, पल्स प्रेशर इंक्रीज, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज, स्टिल पल्स प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आपको पता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है आपकी आर्टीरियल डायलेशन के ऊपर, आपकी आर्टीरियल कंप्लायंस के ऊपर। तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें, देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बनाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कॉम्प्लायंस या डायलेशन, और वो क्या बनाती है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखें डॉक्टर, यहां पर अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपकी पल्स प्रेशर इंक्रीज होगी। आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा या आर्टीरियल कंप्लायंस डिक्रीज होगी, स्टिल आपका पल्स प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाउ ब्यूटीफुल दिस कंसेप्ट। ये फार्मूला याद रखोगे तो इंशाल्लाह कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है। अब आगे आपसे सर अगर बात करते दोनों ही हैं। डिक्रीज हो रहे हो। सर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, अभी आपके सामने हम वेरीफाई कर लेते हैं। एक डॉक्टर साहब ने कहा है, मैंने अभी नाम पे गौर नहीं किया, सॉरी। वो कह रहे हैं सर सिस्टोल भी डिक्रीज है और हमारे पास डायस्टोल भी डिक्रीज है। लेट्स सपोज 80 से इसको मैंने 100 किए, इसको 60 कर लें। तो सर ये देख लें आपके सामने। जी डॉक्टर साहब क्या हो रहा है आपने मुझे बताना है। कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? बताएं अब क्या हो रहा है दोनों, अगर दोनों डिक्रीज हो तो। सर अगर दोनों डिक्रीज हो तो पल्स प्रेशर आपका सेम रहता है, पल्स प्रेशर आपका मेंटेन रहता है। ओह कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जितने मर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर लो, आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे भाई ने हमें यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि सर जरा दोनों को डिक्रीज करके दिखा दें, तो मैंने आपको वो भी दिखा दिए। सिस्टोलिक भी अगर डिक्रीज हो रहा है, डायस्टोलिक भी डिक्रीज हो रहा है, तो पल्स प्रेशर आपका सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है ना। अगर दोनों चीजें कम हो रही हैं तो वो हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। चलें ये चीज भी आपने साथ याद रखनी। कोर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको जितना मर्जी अप्लाई कर लो। अब आते हैं सर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, सॉरी पल्स प्रेशर है, ये कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पल्स प्रेशर कैसे कैसे डिक्रीज हो सकता है, और सारी साइंस यहाँ पर लिखी हुई है, हमें इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले अगर आयोटिक रिगर्गिटेशन हमारे पास होती है किसी पेशेंट में, तो उसमें पल्स प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से आपका पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। बट कैसे? लेट्स का बात करते हैं सबसे पहले आयोटिक रिगर्गिटेशन की। आयोटिक रिगर्गिटेशन होता क्या है जी? जल्दी जल्दी मुझे बता दें, मैं तब तक डायग्राम ड्रा कर लूं। व्हाट इज आयोटिक रिगर्गिटेशन? बता दें डॉक्टर साहब, गुस्सा तो नहीं कर गया आप लोग? आयोटिक रिगर्गिटेशन क्या होता है सर? अयोटिक वॉल्व को क्या कर दिया आपने?
अयोटिक मतलब अयोटिक वॉल की इनसफिशियंसी होगी ना। अब देखो, रिगर्गिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। रिगर्गिटेशन का क्या मतलब है सर? बैक फ्लो। अब आपने एक एक बात के ऊपर गौर करना है। ये जो मैंने आपका सामने ड्रॉ किया है, दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है इसका अयोटिक वॉल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसका है अयोटिक वॉल। और यहां से क्या निकलती है सर? इधर से निकलता है अयोटा। अयोटा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्टेक्ट करता है यहां से, तो ब्लड को कहां पर फेंकता है सर? अयोटा के अंदर। और ये जितना ब्लड फेंकता है हम इसको क्या कहते हैं सर? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमने कहा था कि सर जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड होता है? नॉर्मली 100 होता है। उसमें से ये क्या करता है सर? उसमें से 100 ml ब्लड को ये बाहर निकाल देता है। सॉरी, 60 ml ब्लड को बाहर निकालता है। जो 40 ml है ना, वो पीछे बच जाता है। तो मैं लिख देता हूँ बच्चे, 40 यहाँ पर बच गए, जो 60 है वो यहाँ पर चला के। बात के ऊपर आपने गौर करना। अब ये जो 60 ml बाहर गया है ना, इसने जाके क्या किया? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट किया। क्या हुआ सर? ये जो स्टॉक वॉल्यूम है, ये जो हमने ब्लड बाहर फेंका है, ये क्या करता है? ये आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है। मतलब अगर ये 60 से मैं इसको 80 करूं, तो ये मेरे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा। लेकिन पेशेंट के अंदर मसला क्या है? मसला देखें सर, पेशेंट के अंदर सर ये मसला है, इसका ये अयोटिक वॉल्व नहीं काम कर रहा। ये अयोटिक वॉल्व इस पेशेंट का काम नहीं कर रहा। अगर ये अयोटिक वॉल्व काम नहीं करेगा, तो ये जो 60 बाहर गया है, ये क्या करेगा? बैक शंट करेगा। जब ये बैक शंट करता है, तो अब वो जो 40 था वो कितना हो जाएगा? वो 60 हो जाएगा। मतलब वो 60 का 60 जो आपने बाहर निकाला, वो सारा तो बाहर नहीं आता। आपके पास मीटर रिगर्गिटेशन है, उसमें से कुछ ना कुछ जो ब्लड होता है वो बैक शंट कर लेता है। तो जो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 60 हो गया। अब जब 60 है, हमारे पास जो पीछे लेफ्ट एटीएम है वो क्या करेगा? वो दोबारा फिर इसके अंदर ब्लड डालेगा। अब वो कितना ब्लड डालेगा? वो तो 60 और डालेगा इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मली 100 होता है। लेफ्ट एटीएम ऑलवेज 60 ml ब्लड इसमें डालता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट आया ना, वो ट्विस्ट ये है कि जो ब्लड है वो पहले 40 एंड सिस्टोलिक था, अब वो कितना हो गया? वो 60 ml हो गया। और ये 60 क्यों हुआ है? अयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से। कि हमारे पास जो अयोटा था, वहां से ब्लड दोबारा फिर वापस आया है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया? 60 हो गया। अब इस 60 से लेफ्ट एटीएम में और ब्लड ऐड हुआ। ये 60 पहले पड़ा हुआ है, ऊपर से 60 और ऐड हो गया। अब आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया? 120 हो गया। 120 हो गया। अब जब आपके पास 120 हो गया, आपका जो लेफ्ट एटीएम वेंट्रिकल है ना, ये क्या करेगा? जोर से कॉन्टैक्ट करेगा। और कितना ब्लड बाहर निकालेगा? 80 ml। कितना ब्लड निकालेगा? 80 ml। पीछे कितना रह जाएगा? पीछे फिर रह जाएगा आपके पास 80 ml बाहर निकाल दिया, पीछे फिर रह गया 40 ml। अब बात के ऊपर आपने गौर करना है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पहले 60 ml था, पहले कितना था? 60। अब दूसरी कॉन्ट्रैक्शन में वो कितना हो गया? वो 80 ml हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया। जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 60 से 80 होगा, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। 120 से कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ये 140 को मैं लिखता हूं जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 140 माइनस 80 कितना हो जाएगा सर? 60। तो आपका पल्स प्रेशर इंक्रीज हुआ है या पल्स प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है? सर पल्स प्रेशर हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो गया। 40 से कितना हो गया सर? 60 हो गया। तो यही हमारे पास होता है अयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से जो पल्स प्रेशर होता है ये इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि सर हमारे लेफ्ट वेंट रिगर्गिटेशन हो रही है ना, अयोटा से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल और जोर से ब्लड को फेंक रहा है कहां पर? अयोटा में। अगर वो पहले 60 फेंक रहा था, अब वो क्या करेगा? 80 को बाहर फेंकता है। मतलब उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब वो 80 से फिर क्या होता है? ब्लड आपका बैक शंट कर लेता है। वैसे मजे की बात बताऊं, इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो अगर वो डिक्रीज होगा,
स्टिल पेशेंट का पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। बैक शंट की वजह से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इट कैन लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज पल्स प्रेशर। ठीक है, आई होप सो आज आपको समझ आ गई कि अयोर्टिक रिगर्गिटेशन की वजह से पल्स प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड इट कॉज द इंक्रीज और वाइड पल्स प्रेशर। पहला सा डन हो गया। आगे आते हैं अयोर्टिक स्टिफनिंग। अयोर्टिक स्टिफनिंग, इसको भी समझो। अक्सर बच्चे ना अयोर्टिक स्टिफनिंग को कंफ्यूज करते हैं अयोर्टिक स्टिनोसिस के साथ। बच्चे, अयोर्टिक स्टिनोसिस इज समथिंग एल्स, और जो अयोर्टिक स्टिनोसिस है ये कुछ और चीज है। अयोर्टिक स्टिनोसिस तो सिंपल, जो आपको पता है कि जो आपका अयोर्टिक वॉल है, जब वो उसमें स्टिनोसिस हो जाती है तो वो अयोर्टिक स्टिनोसिस होती है। अयोर्टिक स्टिफनिंग होती है जब आपका अयोर्टा है ना, देखो ये आपका अयोर्टा है, इस अयोर्टा के अंदर जब ल्यूमन का एरिया कम हो जाता है, मतलब ये स्टिफ हो रहा है, आप देख रहे हो अयोटा, ये अयोटा स्टिफ हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा। अब देखिए, आपने मुझे खुद बताना है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा सर, यहां से ब्लड, अब इसमें वाल्व का कोई मसला नहीं, वाल्व इस बंदे का ठीक है, वाल्व का कोई इशू नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाएगा, आपके अयोटा के अंदर जाएगा। लेकिन अयोटा का मसला ये है कि सर अयोटा में स्टिफनेस हुई हुई है। स्टिफनेस की वजह से इसका जो ल्यूमन है वो कम होगा। देखो स्टिफ जो चीज होती है ना, वो चीज का जो मतलब थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वॉल की थिकनेस इंक्रीज है। जब इस वॉल की थिकनेस इंक्रीज होगी ना, तो इसका एरिया कम हो जाता है। यहाँ पर आप खुद देख लो, या आप खुद देख लो, जो ल्यूमन का एरिया वो कम हुआ हुआ है। ल्यूमन का जो एरिया है वो कम हुआ हुआ है। अगर ये एरिया हमारे पास कम होगा, जहां पर भी एरिया बच्चे कम होता है उधर प्रेशर क्या हो जाता है सर, ज्यादा हो जाता है। तो जब यहां से ब्लड गुजरता है तो उसकी वजह से जो उसका प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वो प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सर देयर इज अ डिक्रीज ल्यूमन एरिया इन अयोर्टिक स्टिफनिंग। तो एरिया कम होगा सर, प्रेशर ज्यादा होगा। ये प्रेशर कौन सा है सर, ये प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वहां से 120 से 140, 140 को माइनस करो 80, 60 ml। तो जब हमारे पास 60 ml होगा तो इसका मतलब है कि पल्स प्रेशर आपकी वाइट होगी। ये चीजें आपने कंसेप्ट को अप्लाई करो, फार्मूलाज को अप्लाई करो, इंशाल्लाह हर चीज निकल के आती है। हर चीज का कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात की कि सर अयोटिक स्टिफनिंग में मैडम सहर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, आपका ये क्वेश्चन था। अयोटिक स्टिफनिंग में एरिया कम हुआ, प्रेशर ज्यादा। ये प्रेशर क्या करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास पल्स प्रेशर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। चलें जी, दूसरा फैक्टर भी क्लियर हो गया। एक एक चीज इंशाल्लाह क्लियर करनी। तो वी डन विद द अयोटिक रिगर्गिटेशन, वी डन विद द अयोटिक स्टिफनिंग। देखो उन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। देखिए खैर है वो उसने खुद ही कह दिया है कि पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी, और ये तो हम बात करें स्टिफनेस होगी तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या है सर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बच्चे आपका पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। आइए आपको बताते हैं सर कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल। पेशेंट ओबेस है, वो जब रात को सोता है उसको स्नोरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी पल्स प्रेशर कैसे इफेक्ट हो रही है, चलिए देखते हैं। बच्चे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है देखें। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग। मतलब कि आपको क्या है, आपको सांस नहीं आता, आपका सांस अटक जाता है। अब ये यहाँ पर जब सांस अटक रहा है, और ये क्यों अटक रहा है, क्योंकि सर पेशेंट ओबेस है, उसका जो ये जो फेरेंजियल एरिया है ना, जहां पर फेरेंस मसल जिसको कह रहे हैं, फेरेंजियल टिश्यू कह लो, वहां पर फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब वो रात को सोता है ना, एक तो जो उसकी टंग होती है वो बैक साइड की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है, दूसरा जो उसका ये फेरेंजियल टिश्यू होता है ना, वहां पर फैट डिपॉजिट हो जाती है। तो जैसे अब रात को मसल आपके रिलैक्स होते हैं ना, तो वो फैट क्या कर देती है, इस फेरेंस या लेरेंस वाले रास्ते के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, वेंटिलेट नहीं कर पाते प्रॉपरली। जो ओबेस लोग होते हैं उनकी फैट है ना वहां पर डिपॉजिट।
जब फैट डिपॉजिट होगी, आप वेंटिलेट नहीं कर पाओगे, आप एयर को लंग्स में नहीं लेके जाओगे, तो क्या होगा सर? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब आपका सांस उठ के जाएगा, आप उसी टाइम उठ के बैठ जाओगे, आपको सांस नहीं आ रहा होगा। जब आपको सांस नहीं आता, आपकी बॉडी के ऊपर कौन सी कंडीशन है सर? स्ट्रेस कंडीशन। क्योंकि सर ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को, बॉडी के ऊपर अब क्या आ गई है? स्ट्रेस आ गई है। जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सर क्या सक्रिएट होता है? एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। और जब एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन बच्चे रिलीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है सर? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? एक्टिवेट होते हैं। जब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, आप वेरी गुड फैज कह रहे हैं कि सर सर साइक्लिक एएमपी भी इंक्रीज होगी। यार माशाल्लाह, क्या कंसेप्ट हमने रिलेट करवा दिया आपको। अब आपको यू वर्ल्ड, दुनिया का टफेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है, आपको लिटरली कह रहा हूँ हलवा लगेगा। उसके अंदर साइक्लिक एएमपी से 2 से 3 क्वेश्चन है। देखिए, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कौन से होते हैं सर? बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट होते हैं। जब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ये आपके एक्टिवेट होंगे, प्रीडोमिनेटली मैं 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करता हूँ, बीटा 1 एंड अल्फा 1। डोमिनेंटली ये रिसेप्टर क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, आपकी हार्ट रेट क्या होगी सर? इंक्रीज होगी। जब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। हार्ट रेट इंक्रीज सर, स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा सर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर आपको वाइड पल्स प्रेशर मिलेगी, उस पेशेंट का पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। इस पेशेंट को मैं लिख सकता हूं, देखें सर, कि पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर इसका क्या हो जाता है? वो भी सर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से आपका पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से सर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इट कैन इंक्रीज द पल्स प्रेशर। ठीक है, मैंने कल कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन में क्या डिफरेंस होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू हार्मोन्स? चलिए हार्मोन्स को कह लें, न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लें, जैसी सरकार बता रही है कि एपिनेफ्रिन बच्चे आपके बीटा 1 के ऊपर डोमिनेंटली, फिर बीटा 2, फिर हमारे पास अल्फा 1, फिर आपके पास क्या आता है? अल्फा 2 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक्ट करता है। जो नोर एपिनेफ्रिन है ना, ये बीटा 1 के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता। ये बीटा 1 के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता जितना ये हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 2 के ऊपर। इसका मतलब जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है ना, वो इन 3 रिसेप्टर्स के ऊपर होता है। इसका ये मतलब नहीं बीटा 1 के ऊपर होता नहीं है, लेकिन वो डोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। जैसे आपके एपिनेफ्रिन का डोमिनेंट रिसेप्टर है ना, वो बीटा 1। तो अक्सर जो ट्यूटर्स हैं वो ये बताते हैं कि जैसे हमारे पास एक इंडियन ट्यूटर है, गोविंद है उसका नाम है, तो उसने ये कंसेप्ट बताया है कि जो एपिनेफ्रिन है ये 4 रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है, बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2। जो नोर एपिनेफ्रिन है ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 के ऊपर लगती है, और बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर ना बीटा 1 के ऊपर लगती है। इसका मतलब एपिनेफ्रिन का हार्ट के ऊपर क्या होता है? डोमिनेंट इफेक्ट होता है। और जो नोरेपिनेफ्रिन है इसका ब्लड वेसल्स के ऊपर डोमिनेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलें, हमने जो बात समझनी थी वो हमने समझ ली है कि सर पेशेंट के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया है, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे सर हाई आउटपुट स्टेट्स, मतलब ऐसी स्टेट्स की जब आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे उसने बताया, अनीमिया एंड हाइपरथायरॉयडिज्म।
यहाँ पर हमारे किसी भाई ने हाइपरथायरॉयडिज्म का भी जिक्र किया था, तो देखें वो भी बिल्कुल ठीक बात बता रहे थे, उन्होंने सही बात बताई थी कि सर हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 एंड T4 आपके पास इंक्रीज होते हैं। और ये जो T3 T4 है, ये क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी, या मैं जिसके लिए वर्ड यूज करता हूँ, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। जब आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, आपके पास वो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज है ना, देखो बच्चे, हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो पेशेंट की पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि थायराइड हार्मोन्स का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट होता है? इज देयर एनी इफेक्ट, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स यस सर, T3 डिक्रीज एंड होता T4 ऑन ब्लड वेसल्स? जी, क्या करते हैं ब्लड वेसल्स को? सर वैसोडाइलेटर। वेरी गुड, किसी ने वेजोडाइलेटर बताया कि सर T3 T4 वैसोडाइलेशन भी करवाता है। जब ये वैसोडाइलेशन बच्चे करवाएगा तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखिए दो काम कर रहा है राणा जी, दो काम कर रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज। और हमें पता है अगर सिस्टोलिक कम होगा, सॉरी डायस्टोलिक कम होगा, स्टिल पल्स प्रेशर ज्यादा होगा, सिस्टोलिक ज्यादा होगा, स्टिल पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर सीवियर पल्स प्रेशर इंक्रीज मिलता है। जो ऊपर भी तो मैंने आपको बताया था ना, पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चले ऐसे समझ लें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक कम, पल्स प्रेशर ज्यादा, सिस्टोलिक ज्यादा, पल्स प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो आप स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मिलकर इसको हमने इजी बना दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जो आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इनका सिस्टोलिक ज्यादा होता है, इनका डायस्टोलिक कम होता है। ये इस पेशेंट की एक फाइंडिंग भी होती है कि लेट्स सपोज, आपको पता क्या उसका ब्लड प्रेशर मिलेगा, ये है उसका ब्लड प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक 180 है, डायस्टोलिक 60 है, मतलब सिस्टोल इतना इंक्रीज हो रहा है, डायस्टोल डिक्रीज भी हो रहा है। तो इसका अगर आप पल्स प्रेशर देखो तो कितना आ रहा है, 120। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा पल्स प्रेशर आता है आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, आई होप सो यू नेवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ठीक है, जो आप सब ने मेरे साथ मिलकर इसको हमने सॉल्व किया। आगे आते हैं कि सर और क्या हो सकता है। अनीमिया, बच्चे अनीमिया का मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अनीमिया की वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, हमारे पास हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से आपके सेल्स को, मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती। टिश्यू क्या करते हैं, कहते हैं आपके पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कहते हैं भाई एक्टिवेट कर, जाके हार्ट को कह के ब्लड नहीं हमें मिल रहा तो हमें जरा ब्लड दे दे। तो अनीमिया की वजह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगी। आपने देखा होगा फीमेल्स को शायद इस चीज का आइडिया होगा कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स होती है ना, आप कभी उसकी हार्ट रेट देखिएगा, आपको इंक्रीज मिलेगी। वो क्यों इंक्रीज मिल रही है भाई, उसके टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसके टिश्यू ने क्या किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाया, और वो क्या करते हैं, पाल्पिटेशन आके करवा देते हैं, चल भाई हार्ट जल्दी से अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज कर ताकि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो ये, लेकिन उनको क्या मसला होता है, पता होता है कि भाई इधर जिसने ऑक्सीजन लेके जानी उसकी ही कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी, मैं इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ पर जी जी वही मैडम। देखिए विस्कोसिटी भी कम होगी, उससे भी मैं आपको रिलेट करके दिखा सकता हूँ। अगर विस्कोसिटी कम होगी ना तो आपके पास आफ्टर लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये भी इसका एक रीजन है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक हमारे पास एक्टिवेट होगा। दूसरा आपके पास जैसे मैडम कह रही है कि डिक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आपके पास कम हो जाएगी मतलब आपका आफ्टर लोड कम हो जाएगा, आफ्टर लोड कम होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, ये बात हमने कल भी की थी। तो इट कैन आल्सो कॉज द इंक्रीज पल्स प्रेशर। ठीक है सर, इंक्रीज की तो हमने बड़ी बातें कर ली हैं, अब जरा बता दें कि पल्स प्रेशर डिक्रीज कैसे कैसे हो सकता है। देखिए जी, हमने कहा कि पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा पल्स प्रेशर आपका डिक्रीज होगा।
वो तमाम कंडीशन जो पल्स प्रेशर को कम, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करती हैं, उनकी वजह से पल्स प्रेशर भी आपका कम होगा। जैसा कि सबसे पहले है आयोटिक स्टेनोसिस। आ जाए जी। अब हम पढ़ेंगे कि सर डिक्रीज पल्स प्रेशर के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है, ये बताने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चे अगर कम होगा तो आपका पल्स प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। सबसे पहले हम आपका यहां पर बनाते हैं ब्यूटीफुल सा हार्ट। ओ माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल हार्ट। ये है सर लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, अगर आपके पास यहां पर होती है आयोटिक स्टेनोसिस, बच्चे ये है आयोटिक स्टेनोसिस। अगर आयोटिक स्टेनोसिस हो जाएगी, क्या आपके पास यहां से ब्लड आसानी से बाहर जाएगा? क्या यहां से ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा? नहीं सर, यहां पर ज्यादा ब्लड बाहर नहीं जाएगा। इस पेशेंट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम क्रिएट होगा, देखो डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, वैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपकी पल्स प्रेशर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सर तो सर, इस हम इसको तरह ऐसे भी कह सकते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है जिसकी वजह से पल्स प्रेशर डिक्रीज हुआ है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन फैज जो डोमिनेंट इफेक्ट है ना वो आयोटिक स्टेनोसिस का स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर है। क्योंकि हमें पता है जो मेन फैक्टर है ना वो आपका ओके स्ट्रोक सर। वॉल्यूम है। और आयोटिक स्टेनोसिस जी जी। के अंदर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम होता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास जो पल्स ओके प्रेशर सर। है ना ये कम आ रहा है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सर, सर। कार्डियोजेनिक। गुड हो गया जी। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक सबको पता है सर। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? जब आपके पास कार्डिक आउटपुट कम हो जाए, कार्डियोजेनिक शॉक व्हेन देयर इज सडन डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट और सडन डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, आपके पास कार्डिक आउटपुट कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है तो पेशेंट की जो पल्स प्रेशर है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप लिख लो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज पल्स प्रेशर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल हो गया। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है सारी बेस ही यहाँ पर। जितनी अच्छी आपकी फिजियो होगी उतनी अच्छी आगे आपकी जाके आपकी पैथोलॉजी भी होगी। आप अक्सर मुझे कहते हैं ना कि सर चीजें भूल जाती हैं। भाई चीजें जब आपने रिलेट करके पढ़ी हो ना, कभी भी कोई चीज नहीं भूलती होती। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओ पल्स प्रेशर कम हो रहा है, आयोटिक स्टेनोसिस, कार्डियोजेनिक शो, हम रट्टा लगा लेते हैं। अगर आपने सिंपल याद किया हो ना, पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास क्या है, पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगी। वो इसके अलावा कोई और फैक्टर भी होगा ना तो स्टिल पल्स प्रेशर आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट का पता है। देखिए कार्डियोजेनिक शॉक है, पर आपके पास कार्डिक आउटपुट कम है। कार्डिक टेम्पोनेट, हाँ जी, कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर भी क्या होता है? कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर सर ये होता है कि जो आपकी पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना, वो उसमें फ्लूइड आ जाते हैं। जब उसमें फ्लूइड आता है वो आपके राइट वेंट्रिकल को कंप्रेस कर देती है। जब आपका राइट वेंट्रिकल कंप्रेस होता है ना, तो राइट वेंट्रिकल में कम ब्लड आता है ऊपर राइट एट्रियम से। जब राइट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा तो लेफ्ट एट्रियम में कम ब्लड जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड जाएगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पेशेंट का पल्स प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, दैट इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आगे आते हैं सर, और आपको पता है कार्डिक टेम्पोनेट, हाँ जी, क्या होता है कार्डिक टेम्पोनेट का ट्राइएड? was going to tell us what is the triad of cardiac tamponade. आई होप सो हमें अफीफा बताएगी। जी जी, बताएं जी बताएं। कार्डिक टेम्पोनेट बेक्स ट्राइएड, वेरी गुड सुरेश। क्या होता है वैसे बेक्स ट्राइएड? व्हाट आर थ्री फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द बेक्स ट्राइएड? सर जेवीडी, हाइपोटेंशन और मुफल्ड हार्ट साउंड। वेरी गुड, जैसे डॉक्टर बदर ने अपना ब्रिलियंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, वो कह रहे हैं सर कार्डिक टेम्पोनेट का मतलब होता है उसमें बैक स्ट्राइड नजर आता है, और वो बैक स्ट्राइड के वैसे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, परेशानी होना आपने। हाइपोटेंशन, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, और तीसरा मफल्ड हार्ट साउंड। देखो हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन मतलब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम।
पल्स प्रेशर का। ठीक है। एडवांस हार्ट फेलियर, देखो जी, अगर हार्ट फेलियर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो आपकी पल्स प्रेशर भी कम, क्योंकि हमें पता है पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, पल्स प्रेशर ज्यादा होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, पल्स प्रेशर ज्यादा हो जाएगी। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, पल्स प्रेशर भी हमारे पास कम आएगा, और एडवांस हार्ट फेलियर के अंदर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम कम मिलता है। ठीक है। सो दीज आर द पल्स प्रेशर कंसेप्ट, आई होप सो इट रियली मेक सेंस, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास, कौन सा, मेन आर्टीरियल प्रेशर। हमारा मेन काम निकल गया, अब थोड़ा सा रह गया, मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। मेन आर्टीरियल, इसका मतलब है मैप। पहले समझे मैप होता क्या है। मैप मैं इस तरह समझाता हूं कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसको मीन आर्टीरियल प्रेशर कहना। कोई पूछता है हाँ भाई मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या था, तो उसको आपने बताना है भाई आर्टरी के अंदर जो भी प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं। वो ज्यादा हो, वो कम हो, वो सिस्टोलिक हो, वो डायसिस्टोलिक हो, वो हमारे पास मैप होता है। अब इस मैप का फार्मूला इन्होंने 2-3 लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक इसका फार्मूला याद करवाना, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऊपर वाले को याद नहीं करना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये याद करें। डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ये फार्मूला आपने इसका याद रखना है। मैप इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड, लिख लें भाईजान लिख लें। मैप इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है। आए जरा इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, फिर हम इससे मैप भी निकालते हैं कि आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर होता कितना है। मैप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब कितना होता है सर, 80। पल्स प्रेशर कितना है, देखें पल्स प्रेशर सर हमारे पास डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक है 180 माइनस 80। ठीक है। यहाँ पर 80 है, प्लस 1/3, 120 माइनस 80, ये मेरे पास आ गया 40। ठीक है जी। अब 80, 40/3, तो यार ये देखना मेरा को कैलकुलेटर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई थिंक सो 39.33, हाँ आई थिंक सो ये आएगा 93.3 समथिंग आएगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास बच्चे हैं ना 93 पॉइंट समथिंग, दैट इज अ नॉर्मल मैप, दैट इज अ नॉर्मल मैप आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है। तो ये हमें हमारे पास ना इसकी डॉक्टर साहब एक रेंज होती है। कोई पूछे ना मैप नॉर्मल रेंज क्या है, तो 70 to 100 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 70 से लेकर 100 तक आपके पास जो रेंज होती है ना, ये नॉर्मल होता है मैप। इससे कम या ज्यादा हो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है। ये तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया यही यूटिलाइज होता है, और नॉर्मल लिख लें, ये है नॉर्मल पल्स मीन आर्टीरियल प्रेशर 70 to 100। ठीक है। चलो जी, वी डन विद दिस कंसेप्ट। आगे आते हैं सर स्टार्लिंग कर्व। स्टार्लिंग कर्व भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैंने आपको बात एक बतानी है, वो ये है, अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मैं ज्यादा ब्लड डालता हूँ, डॉक्टर साहब बात सुनिए सिर्फ 2 मिनट, ये चीजें वाइंड अप हो रही हैं। अगर मैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड डालूंगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर ज्यादा टेंशन लगेगी। जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर ज्यादा टेंशन लगेगी, तो वो क्या करेंगी, वो ज्यादा जोर से कॉन्टैक्ट करेंगे और ज्यादा ब्लड बाहर निकालेगा। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर बैलून से देता होता हूँ कि देखिए आपने बैलून लिया, पहले आप बलून को क्या करते हो, आप उसमें ना उसको हाफ फिल करते हो एयर से। ठीक है। आपने उसमें एयर बनाना शुरू करी, शू शू करके ना, आपने उसको हाफ फिल किया। जब आप उसको छोड़ोगे ना, तो उतनी एयर क्या करेगी, बाहर निकलेगी, उतनी एयर बाहर निकलेगी। लेकिन अब क्या करते हो, अब आप जोर से मतलब उसके उसको ना मतलब कि बहुत ज्यादा फिल कर देते हो। वो जो अक्सर हम बचपन में कहते थे कि जब तक वो फट नहीं जाता, तो वो जो लास्ट फेज है ना फटने वाली, वहां तक आपने उसको भर देना है। अब जब उसको आप दोबारा छोड़ोगे ना, तो आप देखोगे एक तो वो ऊपर जाएगा, और एक बड़ी स्पीड के साथ वो सारी एयर को बाहर निकालेगा, और वो जो एयर होगी उसकी अमाउंट भी ज्यादा होगी। अब सर इस चीज में क्या डिफरेंस है,
कि पहले हमने हाफ फिल किया था बैलून को तो कम एयर निकली थी, अब हमने उसको फुल फिल किया है तो ज्यादा एयर निकली है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो वो बैलून था उसकी वॉल्स के ऊपर ज्यादा टेंशन लगी है। जब उसके ऊपर ज्यादा टेंशन लगी तो उसने क्या किया, जोर से कॉन्टैक्ट किया और एयर को बाहर निकाल दिया। इसकी एग्जांपल मैं एक और चीज से, रबर ले लो यार। रबर जो इलास्टिक होती है ना, देखो इलास्टिक को आप जितने, जिसमें उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितने जोर से आप उसको खींचोगे, अगर उसको छोड़ोगे वो उतने जोर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। सेम एग्जांपल आपके हार्ट के अंदर अप्लाई होती है। अगर उसमें मैं 100 ml ब्लड डालूंगा तो वो क्या करेगा, वो उस हिसाब से कॉन्टैक्ट करेगा। अगर मैं उसमें 200 ml ब्लड डाल दूंगा तो उसकी वॉल्स के ऊपर क्या लगेगी, ज्यादा टेंशन लगेगी, और वो ज्यादा जोर से कॉन्टैक्ट करके ब्लड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सर, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डिक मसल फाइबर। कि सर कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स उतनी ज्यादा होगी जितनी आपने उसकी वॉल्स के ऊपर टेंशन क्रिएट की है, उतने जोर से वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका स्टार्लिंग कर्व भी ये कहती है कि जितना आप लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड डालोगे, जितनी उसकी वॉल्स के ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी, उतने जोर से वो क्या करेगा, ब्लड को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इसको यहां पर समझ लेते हैं। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डिक मसल फाइबर। समझिए आप, इलास्टिक को माइंड से ना निकालो। अब जितनी इलास्टिक की लेंथ ज्यादा होगी उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी उतनी स्ट्रांग होगी। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर जितनी ज्यादा टेंशन लगेगी वो उतने ब्लड को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, अब इसमें देखो, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं प्रीलोड को, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को। अब आपका जितना स्ट्रोक प्रीलोड होगा ना, मतलब जितना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कर्व है। अभी जो आप बैठे हुए हैं ना, उस दौरान ये हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और उस हिसाब से उतना स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा सर, वो ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम को बाहर निकालेगा। जब वो ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम को बाहर निकालेगा तो ये कर्व हमारे पास क्या करेगी सर, ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज के दौरान जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसको हमने सिर्फ ये डायग्राम से वेरीफाई करना है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद कैटाकोलामीन्स पॉजिटिव इनोट्रोप्स दो ब्यूटामिन मैलरिनोन डाइजॉक्सिन। मतलब ये देखो, पॉजिटिव इनोट्रोप जितने भी है ना, वो डाइजॉक्सिन है, वो डो ब्यूटामिन है, वो मैलरिनोन है, ये सारी हार्ट फेलियर के अंदर हम देते हैं। और ये ड्रग्स क्या करती है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराएंगे तो हमारे पास जो डायग्राम है, जो स्टार्लिंग कर्व है, ये लेफ्ट शिफ्ट होगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट शिफ्ट। अगर इनोट्रोपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगी। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, फोर्स ऑफ टेंशन कम होगी, वॉल्स के ऊपर टेंशन कम लग रही है, तो आपके पास क्या होगा, राइट शिफ्ट होगी। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कब कम होती है सर, जब मेरा हार्ट फेल होता है। हार्ट फेलियर देखो, ये देखो, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद लॉस ऑफ फंक्शनल मायोकार्डियम। कि जब आपका हार्ट काम करना ही छोड़ देगा तो भाई उसने क्या कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्रिएट करके आपकी कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवाना है। तो आप उसको, पेशेंट का हार्ट सही काम नहीं कर रहा, चाहे वो बीटा ब्लॉकर से है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, या हार्ट फेलियर है, इन सब कंडीशंस के अंदर आपको राइट शिफ्ट मिलती है। बीटा ब्लॉकर दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो, सब कंडीशन के अंदर आपकी हार्ट रेट कम होती है। हार्ट रेट कम होगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। यही स्टार्लिंग कर्व कहती है। स्टार्लिंग कर्व कहती है जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये वैसे बच्चे बच्चे को पता है, कोई इसने नई चीज इसमें नहीं बताई थी, लेकिन इसको स्टडी करना हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, तो बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। देखो कितनी की लाइनें होंगी हमारे पास, ये मतलब कि 20-25 लाइनें होंगी, लेकिन इसको पढ़ने के अंदर हमें ऑलमोस्ट कुछ 2 घंटे लगे इंशाल्लाह। लेकिन जितनी आपकी अच्छी फिजियोलॉजी होगी, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी पैथोलॉजी होगी, उतनी अच्छी आपकी मेडिसिन होगी, और उतने अच्छे आप डॉक्टर बनेगो। दैट इज द एम ऑफ नम्स मेडिकल एकेडमी। आई होप सो यू रियली एंजॉय दिस लेक्चर, इट रियली मेक सेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल इसको याद करके आओगे, अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के भी बताओगे कि सर हमने आज लेक्चर को रियली इंजॉय किया।
मैडम सनम आप क्या कहते हैं सर, 2 घंटे 8 मिनट हो गए हैं। देखिए जी, समझना है पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। एक दफा आपकी बेस स्ट्रांग होगी फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, फिर हम स्पीड से ही चलेंगे। लेकिन एक दफा बेस तो बनाओ ना, फर्स्ट ईयर को जिस तरह पढ़ाई जाती है उस तरह से पढ़ो। हाँ जी, बताएं जी, समझ आई है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो सर। हमने कहा था कि सर लास्ट लाइन रीड फर्स्ट, तो उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर इज क्लोजेस्ट टू द प्रोब। तो हमें लास्ट लाइन से आइडिया हो गया था सर, ये क्या कर रहा है, ये प्रोब की बात कर रहा है, किसी न किसी चैम्बर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब देखिए चैम्बर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, तो मैंने कल आपको दो यूनिक से चैम्बर थे जिनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। कौन कौन सा? लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। मैंने कहा था कि अगर आप पीछे से बात करोगे हार्ट की लोकेशन की या हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो सबसे पहले आता है, पोस्टीरियर साइड से लेफ्ट एट्रियम सबसे पहले आता है, ठीक है। अगर बात अंटीरियर की करें ना, आगे वाली साइड से, चेस्ट वाले साइड से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोई बंदा अगर आपको स्टैब करता है तो आपके हार्ट के किस चैम्बर को वो सबसे पहले जाके इंजर कर सकता है, दैट इज योर राइट वेंट्रिकल। तो अंटीरियर कौन सा है सर? अंटीरियर है मेरे पास राइट वेंट्रिकल। पोस्टीरियर कौन सा है सर? पोस्टीरियर मेरे पास है लेफ्ट एट्रियम। ये बात का हमें ऑलरेडी पता है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। Sir, a 52-year-old man is brought to the emergency department for evaluation of the fever, chills and malaise. के सर हमारे पास 52 ईयर्स का बंदा है, वो आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है विद द सिम्टम्स ऑफ द फीवर, चिल्स मतलब उसको कपाहट है, मलेज का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इलनेस। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड द फेजेस ऑफ द क्वेश्चन, हमने इसको कितनी टाइप्स में डिवाइड किया था कि सर सबसे पहले तो हमने लास्ट लाइन को पहले पढ़ना होता है, उसके बाद जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन को हम कहते हैं प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। पहली लाइन के अंदर हमेशा जो लिखा जाएगा वो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स को लिखा जाता है, कि जिन सिम्टम के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है, जिन सिम्टम के साथ पेशेंट आपके पास ना सामने बैठा हुआ है, आपने हमेशा फर्स्ट लाइन की सिम्टम्स को याद रखना है। इसके आगे वो जितना कुछ मर्जी लिखता रहे, क्योंकि आगे वो हिस्ट्री लिखेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेगा और काफी ड्रग हिस्ट्री लिखेगा, मेडिकल हिस्ट्री लिखेगा, वो आपको ना डी ट्रैक करने की कोशिश करेगा, ताकि ना जो इसने पहली लाइन में प्रेजेंटिंग सिम्टम्स पढ़ी है ना वो इसको भूल जाए। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट लाइन के अंदर सिम्टम्स हैं, हमने हमेशा उन सिम्टम्स को याद रखना होता है, क्योंकि दीज आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। सेकंड लाइन के अंदर क्या होता है? सेकंड लाइन के अंदर मैम ने कहा था कि मोस्टली हिस्ट्री को लिखा जाता है। अब इस पेशेंट की चूंकि एज इट हिस्ट्री है नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिस्ट्री को नहीं लिखा गया। तीसरे नंबर पर फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ जो आपके वाइटल्स होते हैं ना उनको लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, कार्डियोपल्मोनरी एग्जामिनेशन रिवील्स अ न्यू होलोसिस्टोलिक मर्मर। एनीवन, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट टेल मी, होलोसिस्टोलिक मर्मर आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, जल्दी जल्दी बता दे। होलोसिस्टोलिक मर्मर आपको किन किन डिजीज में मिलता है? जी जी, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ आंसर का, सॉरी। वीएसडी, वेरी गुड मुसफा। वीएसडी, वी वीएसडी आयोटिक रिगर्गिटेशन, गुड। वीएसडी, गुड। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ने अपना ब्रिलियंट नॉलेज शेयर किया और वो कहते हैं कि सर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर हमें भी है, और उसके बाद एएसडी के अंदर भी बच्चे आपको ये मिलता है, अगर लार्ज एएसडी है तो उसमें। उसके अलावा मिट्रल रिगर्गिटेशन में भी आपको मिलता है, आयोटिक रिगर्गिटेशन में भी आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर मिलता है। ठीक है जी डॉक्टर आबिद, वेरी गुड। तो इसी तरह देखिए, एक चीज को जब हम बार बार पढ़ लेंगे ना, तो जब एग्जैक्ट टॉपिक मर्मर्स का पढ़ेंगे आपको उसका ऑलरेडी पहले से ही आइडिया हो जाए, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी एग्जामिनेशन रिवील्स अ न्यू होलोसिस्टोलिक मर्मर दैट रेडिएट्स टुवर्ड्स द एक्सिला। अब आप मुझे बता सकते हो कि रेडिएट्स टुवर्ड्स द एक्सिला, तो इनमें से कौन सा डिफेक्ट इस पेशेंट के अंदर हो सकता है जो ऊपर लिखे होंगे? आयोटिक रिगर्गिटेशन है, वीएसडी है, एएसडी है, या मिट्रल रिगर्गिटेशन? इस पेशेंट में क्या हो सकता है कि उसमें होलोसिस्टोलिक मर्मर भी हो और आपका जो एक्सिला है वो मर्मर उसकी तरफ रेडिएट कर रहा हो, क्योंकि चारों डिजीज के अंदर होलोसिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द होलोसिस्टोलिक मर्मर we will differentiate all these four types. Like in case of the VSD, you will find the murmur to the at the lower border of sternum. देखिए लेट्स, मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सी sternum ड्रा करता हूँ। ये sternum है, आपका हार्ट ना कुछ बच्चे इस तरह पड़ा होता है, ये देख लो। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं
ये ऐसे समझ लो कि ना ये एक्सिला है आपका, ये वाला ना एक्सिला वाला रीजन, ठीक है। अगर मेरे ये मिट्रल वाल है, देखिए अगर आपको ना मरमर सुनाई दे, ये स्टर्नम है, यहाँ पर लोअर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, अगर आपको मरमर वहां पर सुनाई देगा, पेशेंट को होगा वीएसडी। गुड हो गया सर। अगर आपको, और यहाँ पर नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर ना लोअर स्टर्नम बॉर्डर के ऊपर आपको मरमर सुनाई दे रहा है, उन्होंने कहा रेडिएट टुवर्ड्स एक्सिला। अगर मरमर आपका होलोसिस्टोलिक है और वो एक्सिला की तरफ रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब है इस पेशेंट के अंदर मिट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है। अगर वो लिखते हैं कि सर हमें इस पेशेंट के अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर यहाँ पर भी सुनाई दे रहा है होलोसिस्टोलिक मरमर, तो एएसडी हो सकता है, ठीक है। मतलब एएसडी के अंदर एक बात याद रखिएगा, जब एएसडी बहुत इनलार्ज होता है ना, तब आपको होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है, ठीक है। बात हमारे पास लास्ट आएगी, वीएसडी का भी हमने बात कर ली है, अयोर्टिक रिगर्गिटेशन, ठीक है। अयोर्टिक रिगर्गिटेशन आपको इस एरिया के अंदर भी मिलता है, ठीक है। और अगर वो काफी ज्यादा हैवी हो तो इट रेडिएट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो ये जो रेडिएट कर रहा है एक्सिला की तरफ, इसका क्या मतलब है सर, पेशेंट के अंदर मिट्रल रिगर्गिटेशन हो रही। मिट्रल रिगर्गिटेशन के अंदर मैं अगर आपको दो लाइनों से ऊपर से बताऊं ना ये क्वेश्चन है क्या, असल में इस पेशेंट को ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ होगा, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर ज्यादातर वॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, और उस वॉल्स के अंदर, उस वॉल की वजह से इस पेशेंट में ना मिट्रल रिगर्गिटेशन हो गई है, और वो मिट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से होलोसिस्टोलिक मरमर मिल रहा था, लेकिन उन्होंने हमसे ये पूछा नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लड कल्चर्स आर obtained and the patient undergo transesophageal ecography, इकोकार्डियोग्राफी। देखिए ये जो होती है ना टी ई ई, इसको हम कहते हैं ट्रांस एसोफिजियल इकोकार्डियोग्राफी, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ द कार्डिक पैथोलॉजी। लाइक पेशेंट में अयोटिक डायसेक्शन है, पेशेंट अगर हमारे पास लेट्स सपोज अनस्टेबल है, तो हम उस पेशेंट का टीई करते हैं। अगर हमने हार्ट को देखना है ना, आप ऐसे समझो कि जो ये टीई होता है ना, ये आपके हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। तो हार्ट में अगर मतलब कि कार्डिक टेम्पोनेट है, फिर भी ये करवाते हैं। पेशेंट के अंदर पेरिकार्डाइटिस है, फिर भी ये करवाते हैं। अयोटिक डायसेक्शन हो रही है, फिर भी टीई करवाते हैं। तो आपने ये भी उस पेशेंट की करवा ली, ठीक है। द अल्ट्रासाउंड प्रोब, अब ये अल्ट्रासाउंड करते कैसे, अल्ट्रासाउंड प्रोब इज प्लेस्ड इन द मिड एसोफिजियल एसोफेगस फेसिंग एंटीरियर। देखो आपने क्या किया, अगर आपने किसी बंदे ने टीई को होते हुए देखा हो ना, तो वो आपके माउथ वाले एरिया से क्या करते हैं, एक प्रोब को डालते हैं, प्रोब उसके आगे लगा होता है, और वो प्रोब सबसे पहले आपकी एसोफेगस में आता है। अब एसोफेगस से आपको पता है कि एसोफेगस के हमने करना है आगे की तरफ देखना है, एसोफेगस से आगे आपका हार्ट पड़ा होता है, लेकिन हार्ट का जो सबसे पहले वाला एरिया है वो हमें कौन सा दिखेगा, वो असल में ये पूछ रहे हैं इतनी लंबी कहानी डालने के बाद, कि एसोफेगस के अंदर अगर आप प्रोब को डालते हो, वो जो कैमरा है, तो आपको हार्ट की कौन सी लोकेशन सबसे पहले दिखाई देगी, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि इस पेशेंट का, चले वेरी गुड हो गया सर, ये देख लो जी, वेरी गुड हो गया, यहाँ पर तो सीन, ये तो खरीद ही होगी। ये देखो ये बच्चे जो अभी हम बात कर रहे हो ना टीई की, ये आपको आप सामने तस्वीर भी दिखा दी, यहां से आपने डाला, ये देखो टीई लिखा हुआ, ठीक है, प्रोब डाला आपने, और ये देखो ये प्रोब, ये क्या करे, ये आपके हार्ट को देख रहा है, ये देखो आपके हार्ट को देख रहे हो, और आपके हार्ट की तस्वीर ये इस तरह नजर आ रही है। तो अगर एस्ट्रोफेगस में हार्ट की तरफ देखूं, तो मुझे हार्ट का सबसे पहले कौन सा एरिया नजर आएगा, अगर मैं पीछे से देखूं, तो दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम, दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मर्मर्स का भी पता चल गया, यहाँ पर आपको ट्रांस एसोफिजियल इकोकार्डियोग्राफी का भी पता चल गया, ये तस्वीर से काफी सारी चीजें क्लियर हुई। देखो कैन बी प्लेस टू द स्टमक, साउंड वेव्स क्रिएट पिक्चर ऑफ द हार्ट, तो ये आपके पास हार्ट की पिक्चर क्रिएट होगी, तो आपको पता चल जाएगा यार इस पेशेंट के अंदर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी तो नहीं हुई, ठीक है। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर इज क्लोज टू द प्रोब, तो ये प्रोब है, सबसे करीब इसके कौन सा होगा, जो आपके हार्ट के सबसे पीछे होगा, और सबसे पीछे क्या होता है सर, लेफ्ट एट्रियम, सबसे पीछे होता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। सो द राइट आंसर इज द लेफ्ट एट्रियम। ओ माय गॉड, हाँ जी, कितने बच्चों को समझ आ गई, हमने यहाँ से काफी सारी चीजें क्या की हैं, सीखी।